यूपीपीसीएस और आरओ का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। आज प्रैक्टिस सेट ये 6वां रहेगा, 5 इससे पहले हो चुके हैं, सभी प्लेलिस्ट में हैं और इसमें जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो अब सभी को अच्छे से समझने की कोशिश करो मेरे साथ। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पर्वत शिखर सैडल पीक जो है कहाँ स्थित है। सैडल पीक तो देखो ये स्थित है अंडमान निकोबार में, तो इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं कि सैडल पीक भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 731 मीटर और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। याद रखना अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक है और ये उत्तरी अंडमान पर पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। एशिया को यूरोप से अलग कौन सा पर्वत करता है। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूराल पर्वत जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूरालस्की यानी गौरी या गुराल पर्वत श्रृंखला पश्चिम मध्य रूस में यूरोप और एशिया के बीच पारंपरिक भौतिक सीमा का प्रमुख हिस्सा है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है अब आपके सामने, भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची में दिए गए प्रावधान संबंधित हैं। तो 4वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, तो ऐसा नहीं है। दूसरा देखो इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। जो 4वीं अनुसूची है उसमें प्रावधान किया गया है राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में। और देखो ये सीटों का जो आवंटन किया जाता है ये जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट देखो, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2021 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी थी। इसमें ये पूछा है 2001 से लेकर के 2011 के मध्य। तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 17.71%। 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है अब निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी आकलन से संबंधित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, गरीबी आकलन से संबंधित। देखो इसमें ऑप्शन ए में लकड़वाला समिति भी गरीबी से संबंधित है, तेंदुलकर समिति भी है और ये रंगराजन भी। तो समझ सकते हो ये तीनों समितियों का संबंध है गरीबी के आकलन से। अब देखते हैं इसके बारे में अच्छे से डिटेल से। देखो काफ़ी अच्छी ये जो व्याख्या है आपके सामने, इसमें समझो कि भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग के कार्यदल द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यानी इसको क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो मॉस्पी, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा कैप्चर किए गए डेटा के आधार पर गरीबी रेखा के गणना के माध्यम से किया जाता है। और देखो अलग समिति भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बनी थी 1979 में और इसके अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वयस्कों के लिए 2400 और 2100, यानी शहरी ग्रामीण क्षेत्र में तो 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम दैनिक आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था। याद रखना अलग समिति जो 1979 में बनी थी उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई थी। देखो इसके अलावा और भी समितियां बनी, जैसे लकड़वाला समिति, ये बनी थी 1993 में और इस समिति के द्वारा सुझाए गए मापदंड उपभोग व्यय के आधार पर कैलोरी उपभोग था, याद रखना। और देखो तेंदुलकर समिति ये 2009 में बनी थी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा रंगराजन बनी थी ये 2012 में, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो गया है। एंगस्ट्रॉम की इकाई है, किसकी इकाई है एंगस्ट्रॉम, तो देखो ये तरंग दैर्घ्य की इकाई है, किसकी, तरंग दैर्घ्य की, याद रखना। एक एंगस्ट्रॉम की लंबाई 1 इकाई है, यानी किसकी, तरंग दैर्घ्य की, जिसका उपयोग बहुत छोटी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ऊर्जा की इकाई जूल है, याद रखना, और आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है और वेग की इकाई मीटर प्रति सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपके सामने, वैक्यूम के संबंध में किसी भी माध्यम के अपवर्तक सूचकांक का मूल्य। तो ऑप्शन में देखना है कि वैक्यूम के संबंध में किसी भी माध्यम के अपवर्तक सूचकांक का मूल्य ऑप्शन ए में हमेशा 1 से अधिक होता है क्या, बी में हमेशा 1 से कम होता है क्या, सी 1 के बराबर होता है या 1 या 0 हो सकता है। तो देखो इस क्वेश्चन में कि वैक्यूम के संबंध में किसी भी माध्यम के अपवर्तक सूचकांक का जो मूल्य होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है, याद रखना, 1 से अधिक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। देखो इसके बारे में समझो कि अपवर्तक सूचकांक के बारे में
कि उच्च अपवर्तक सूचकांक के साथ एक माध्यम में प्रकाश की गति कम होती है, ये पॉइंट हो गया। और निर्वात में प्रकाश के वेग का अनुपात एक निर्दिष्ट माध्यम में उसके वेग के अनुपात में होता है और जिसे उस माध्यम के अपवर्तक सूचकांक के रूप में जाना जाता है। क्योंकि वैक्यूम में प्रकाश की गति जो होती है सबसे अधिक होती है, इसलिए वैक्यूम के संबंध में किसी भी माध्यम के अपवर्तक सूचकांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। देखो याद रखना, ये जो प्रकाश की जो गति होती है ना वो वैक्यूम में सबसे अधिक होती है यानी निर्वात में, और अपवर्तक सूचकांक को ऑप्टिकल घनत्व भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की स्थापना की थी? तुगलक वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? जो दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया उसमें से सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ने शासन किया था, तो उसी में पूछा है ये तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। उसे गाजी मलिक के रूप में भी जाना जाता है, इसका वास्तविक नाम था गाजी मलिक, जिसका अर्थ है इस्लाम के लिए लड़ाकू, और उसने 1320 से 1324 तक यानी 25 तक शासन किया था। और उन्होंने तुगलकाबाद शहर की भी स्थापना की थी। दिल्ली में 1320 में तुगलक वंश का शासन शुरू हुआ था और 1414 तक रहा था ये वंश जो है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। और ये जानना है इसमें कब की थी? तो देखो इसकी स्थापना की थी इन्होंने 1905 में, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। ठीक है, तो जानो इसमें कि 1905 में इनके द्वारा इसकी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई, जो विभिन्न जाति और धर्मों के भारतीयों को कल्याणकारी कार्यक्रमों में एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए एक धर्मनिरपेक्ष संगठन के रूप में स्थापित हुई थी। और यह पहला ऐसा संगठन था जिसने खुद को वंचित ग्रामीण और आदिवासी लोगों, आपातकालीन राहत कार्यों, साक्षरता की वृद्धि और अन्य सामाजिक कारणों के लिए समर्पित किया था। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एंडीज पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है, दुनिया की सबसे लंबी है। इसमें पहला है, इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है एकाकागुआ है क्या? और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी यहीं पर स्थित है, और विश्व की सबसे ऊंची नौमन्य झील भी यहीं पर है। तो कौन सा सही लगता है आप सभी को? तो देखो इसके ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ठीक है। पहला है, इसमें पर्वत चोटी जो है इसकी सबसे ऊंची एकाकागुआ है, और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी भी यहीं पर है, और विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील भी यहीं पर है। तो सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। देखो इसमें और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें प्रशांत महासागर प्लेट व दक्षिण अमेरिकी प्लेट की टक्कर के फलस्वरूप महाद्वीप के पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वत श्रेणी का विकास हुआ है, और यह उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली है। यह विश्व की सबसे लंबी है, लेकिन ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के बाद यह दूसरी है सबसे ऊंचाई में। और इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एकाकागुआ, जिसकी ऊंचाई है 6960 मीटर, और यह चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, याद रखना। और एंडीज पर्वत श्रेणी के मध्य ऊंचे और पठारी क्षेत्रों जैसे इक्वाडोर का पठार, पेरू का पठार, बोलिविया का पठार, ये सभी यहीं पर पाए जाते हैं। बोलिविया के पठार को अल्टीप्लेनो भी कहा जाता है, याद रखना। अल्टीप्लेनो किसको कहा जाता है? बोलिविया के पठार को। और यह टिन के भंडार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बोलिविया के पठार पर टिटिका का झील है, और यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, और इस झील में मत्स्यन भी किया जाता है। टिटिका का जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। और ब्राजीलियन उच्चभूमि प्राचीन चट्टान से निर्मित महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है, और यह पठार लौह अयस्क के भंडार हेतु महत्वपूर्ण है। इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी चिम्बराजो है, जिसकी ऊंचाई है 6267 मीटर। और देखो चिली अर्जेंटीना सीमा पर स्थित ओजोस डेल सलाडो पर्वत, ये 6908 मीटर है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, याद रखना। कौन सा? ओजोस डेल सलाडो पर्वत, और ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। तो काफ़ी फैक्ट इसमें समझने को मिले होंगे। तो दोस्तों कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं अपना जवाब भी बताते रहो कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर भी करते रहो। देखो आगे, संविधान की मूल संरचना नामक सिद्धांत की शुरुआत की गई थी। संविधान की मूल संरचना नामक सिद्धांत की शुरुआत की गई थी,
यानी मूल ढांचा जो था संविधान में वो कब आया था निकल करके, तो ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हो जाता है। तो केशवानंद भारती बनाम जो भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला था उसमें आया था ये संविधान की मूल संरचना का। और सभी को पता होगा इसमें संवैधानिक जो पीठ बैठी थी, सबसे बड़ी पीठ बैठी है आज तक, इसमें 13 जज बैठे थे, याद रखना। और देखो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला था, जिसने बुनियादी संरचना सिद्धांत को सुर्खियों में लाया, और इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि संविधान के बुनियादी ढांचे को संविधान संशोधन द्वारा भी निरस्त नहीं किया जा सकता है, याद रखना। 1973 में हुआ था ये। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आता है? अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आता है? तो देखो इसमें चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत नैतिक उत्तेजना भी आती है, प्रत्यक्ष कार्यवाही भी आती है, सीमांत आवश्यकता भी आती है, यानी इनका चयन भी कर सकते हो आप। तो आप इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सीमांत आवश्यकता, प्रत्यक्ष कार्यवाही, नैतिक उत्तेजना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब इसका। देखो गुणात्मक तकनीक को भी हम चयनात्मक ऋण नियंत्रण कहा जाता है, यानी गुणात्मक जो तकनीक होती है चयनात्मक ऋण नियंत्रण कहा जाता है उसको भी। देखो इसमें आते हैं जैसे नैतिक उत्तेजना, प्रत्यक्ष कार्यवाही, सीमांत आवश्यकता, उपभोक्ता ऋण नियंत्रण, अंतर्ब्याज दर और ऋण रसद, ये सभी इसी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब। पूंजी खाता भुगतान संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पूंजी खाता संतुलन यानी पूंजी खाता भुगतान संतुलन में बताओ कौन सा नहीं है इसमें से? तो देखो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का जो संतुलन है ये आता है पूंजी खाते में, और विदेशी पोर्टफोलियो ये भी आता है, लेकिन ये जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है निवल आय अंतरण ये नहीं आता है इसमें। इसके अलावा विदेशी सरकारों को सरकारी ऋण ये भी पूंजी खाते भुगतान संतुलन से संबंधित है, तो इसका जो ऑप्शन सी है ये जवाब हो जाएगा, ये इससे संबंधित नहीं है। पूंजी खाते पर भुगतान संतुलन में शुद्ध आय हस्तांतरित शामिल नहीं है, पूंजी खाते पर भुगतान संतुलन में शुद्ध आय हस्तांतरण शामिल नहीं है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? कौन सा है इसमें जो सुमेलित सही रूप से नहीं है? परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय मुंबई में है क्या? तो देखो इसका जवाब तो ये ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ये परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय ये मुंबई में नहीं है, ये कहाँ है फिर? हैदराबाद में स्थित है, याद रखना, हैदराबाद में। तो इसका जवाब तो ये ही हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन ये और जान लो कि नाभिकीय ईंधन परिसर ये भी हैदराबाद में है। परमाणु नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड ये मुंबई में है, और ये गुरुजल बोर्ड ये मुंबई में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही हो गया। नेक्स्ट देखो, राज्यपाल का कार्यकाल होता है, कितना होता है राज्यपाल का कार्यकाल? 3 साल, 5 साल, 6 साल या कोई भी नहीं? तो देखो आपने संविधान पढ़ा होगा तो कहीं भी राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं पढ़ा होगा इससे कि इतने वर्ष रहेगा, इतने वर्ष रहेगा। इतना पढ़ा होगा कि राज्यपाल जो रहेगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक राज्यपाल रह सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं उसे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। देखो इसके बारे में जान लो कि संविधान के अनुच्छेद 156 में यह कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, अर्थात उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है और उसे राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया या स्थानांतरित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? कौन सा बहुलक है जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है? टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टीरीन या पॉलीथीन? तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये जो नियोप्रीन है, ये नियोप्रीन जो है एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, याद रखना। बाकी टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन या पॉलीथीन ये सभी थर्मोप्लास्टिक होते हैं। आगे देखते हैं इसमें कि नियोप्रीन यानी पॉलीक्लोरोप्रीन भी कहते हैं इसे, यह कृत्रिम रबर का परिवार से संबंधित है और जो क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण द्वारा निर्मित होता है। नियोप्रीन में रासायनिक स्थिरता अधिक होती है और एक व्यापक तापमान सीमा रेंज में लचीलापन बनाए रखता है ये। और देखो नियोप्रीन को या तो ठोस रबर के रूप में या लेटेक्स रूप में बेचा जाता है और विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि लैपटॉप, स्लीव्स, ऑर्थोपेडिक ब्रेसेस, यानी इन सभी में प्रयोग किया जाता है, समझ सकते हो।
और एक अच्छी सामान्य प्रयोग वाली रबड़ जो है नियोप्रीन अपनी उच्च तन्यता क्षमता, लचीलेपन, तेल और अग्नि प्रतिरोध और ऑक्सीजन और ओजोन परत के प्रतिरोधी है। हालांकि इसकी उच्च लागत विशेष गुणों वाले अनुप्रयोगों के लिए इसके उपयोग को सीमित करती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, निम्नलिखित में से कोशिका के एक भाग में आनुवंशिक सामग्री उपस्थित है। किसमें? कोशिका के किस भाग में आनुवंशिक सामग्री उपस्थित है? सूत्रकणिका में, नाभिक में, कोशिका द्रव्य में या गोल्जिकाय में? कौन सा है ऐसा इसमें से जिसमें से कोशिका के किस भाग में आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है? तो देखो इसका जवाब हो जाएगा नाभिक में। जानते हैं इसमें कि एक कोशिका में नाभिक में आनुवंशिक सामग्री होती है। नाभिक कोशिका की गतिविधियों जैसे कि वृद्धि और चयापचय को नियंत्रित और विनियमित करता है। नाभिक, याद रखना, नाभिक कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित और विनियमित करता है और उन जीन संरचनाओं को ले जाता है जिनमें वंशानुगत जानकारी होती है। नेक्स्ट देखते हैं अब, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट 1919 का है, सभी को पता होगा। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? चोरी चोरा असहयोग आंदोलन के विघटन के लिए अग्रणी है, यानी इसी की वजह से जो असहयोग आंदोलन था उसको समाप्त किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। चोरी चोरा घटना कब हुई थी? तो याद रखना ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी। यूपी के गोरखपुर जिले में हुई थी, चोरी चोरा नामक स्थान पर, और इसी वजह से असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया था। तो समझ लो इसमें ये हुई थी 1922 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। और लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में। तो देखो सबसे पहले आएगा डी आएगा सबसे पहले, उसके बाद सी आएगा। इसमें क्या पूछा है? कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, बंगाल का विभाजन सबसे पहले हुआ था। उपर्युक्त घटनाओं के संदर्भ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए सही घटना कालक्रम ये देख लो, मैंने बता दिया। 1905 में बंगाल का विभाजन, कर्जन के टाइम में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, रॉलेट एक्ट 1919 में, और चोरी चोरा कांड हुआ ये 1922 में, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था? तो देखो ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के टाइम में आया था हेनस्वांग। हर्षवर्धन के नाम में पहले हा आ रहा है और हेनस्वांग में भी हा आ रहा है, तो उसी हिसाब से आसानी से याद कर सकते हो। सी हो जाएगा इसका सही जवाब। देखो ये हेनस्वांग के बारे में जान लो कि ये हेनस्वांग जो है हर्षवर्धन के टाइम में भारत आया था, और हेनस्वांग एक चीनी यात्री था और वह हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान आया। और द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड यानी सीयूकी को इसके द्वारा लिखा गया था। फायान जो है एक ये भी चीनी यात्री था, बौद्ध भिक्षु था। ये विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में भारत में आया था। फायान के बारे में भी पूछा जाता है। और यह लुम्बिनी की अपनी यात्रा के लिए जाना जाता है। इत्सिंग के बारे में बता दूं, यह भी एक चीनी यात्री था और बौद्ध धर्म के सिलसिले में भारत आया था। तो देखो हेनस्वांग, फायान, इत्सिंग ये तीनों ही चीनी यात्री हैं और ये भारत आए थे। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित नदियों में कौन सी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए चंबल, दामोदर, गंडक या रामगंगा? तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से संबंधित है और ये भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। तो देखते हैं इसमें ये दामोदर नदी झारखंड में छोटा नागपुर पठार के पलामू पहाड़ियों से निकलती है और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, दामोदर को याद रखना। और यह अपनी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जैसे नर्मदा और ताप्ती जो बहती हैं वो भी भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को कौन सी सीमा अलग करती है? यानी दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में कौन सी सीमा जो रेखा है 49वीं, तो सभी को पता होगा ये कनाडा और यूएसए के मध्य है। लेकिन ये जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 38वीं, ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलो इसी में समझो अभी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के सीमा के मोटे तौर पर 38वीं समांतर विभाजित करती है। प्रारंभ में इसका सृजन अस्थायी सीमा के रूप में किया गया था, परंतु कालांतर में
इसे एक सैनिक मुक्त क्षेत्र में विकसित कर दिया गया है। अब देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटी से। भारत में संवैधानिक विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संवैधानिक विकास से संबंधित पूछा है, कौन सा कथन है जो सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के विनियमन अधिनियम में प्रदान की गई थी क्या? तो देखो ये पहला तो इसमें सही है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, सभी को पता होगा। उसमें मुख्य न्यायाधीश था लॉर्ड एलिजा एम्पे और उसके अलावा 3 न्यायाधीश और थे, जैसे एक था लॉर्ड हाइड, एक था चैम्बर्स और एक लिमेनेस्टर था। तो समझ सकते हो इसमें पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा, इसमें पहला विधि आयोग 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे, तो ये भी सही हो जाएगा, सभी को पता है इसके बारे में। यानी 1833 का जो विधि आयोग था उसी के तहत 1834 में एक विधि आयोग गठित किया गया था, सभी को पता होगा। जो 1833 का चार्टर अधिनियम आया था उसी के तहत 1834 में एक विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसमें सदस्यों की संख्या उसमें भी 4 थी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे लॉर्ड मैकाले, ठीक है। और ये भारत में अंग्रेजी जो भाषा थी, अंग्रेजी भाषा को भारत में आधिकारिक भाषा बना दिया गया था इसी के तहत, तो ये भी सही हो जाता है। और सी देखो, गवर्नर जनरल के विधायी और शासनात्मक कार्यों को 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा अलग अलग किया गया था। तो देखो इसमें जो ये सी दिया हुआ है ये गलत है, ठीक है, सी गलत हो जाता है और आंसर इसका जो गलत है वही पूछा है, क्योंकि ये जो गवर्नर जनरल के विधायी और शासनात्मक जो कार्य हैं ये अलग किए गए थे 1853 के चार्टर अधिनियम से। किससे? 1853 के चार्टर अधिनियम से। डी और देख लो, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा जोड़ी गई थी। 1909 द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा जोड़ी गई थी, तो ये भी सही है, समझ सकते हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है ये। और देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए। ये देखो सब कुछ वैसे तो मैंने बता दिया है आपको। तो देखो इसके बारे में और जान लो कि भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858 जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ताज द्वारा प्रत्यक्ष शासन शुरू किया गया था इसके द्वारा। 33 के बारे में भी जान लो कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर भारत के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। अब बने कानूनों को अधिनियमों के रूप में जाना जाने लगा, पहले उन्हें नियमों के रूप में जाना जाता था, याद रखना। और देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने सीधे ये जो है ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट देना शुरू किया था, तो कौन से? ये 73 वाले से ही संबंधित है, छोड़ो इसे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान के स्वरूप हैं? तो देखो शपथ यानी संविधान की किस अनुसूची में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में अनुसूची जो तीसरी है ये उल्लेख करती है। कौन सी तीसरी? देखो इसमें संक्षेप में सभी अनुसूचियों को बता दूं। जैसे पहली अनुसूची है उसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख है। दूसरी जो अनुसूची है उसमें जो पदाधिकारी उनके वेतन और भत्तों के बारे में और पेंशन के बारे में उल्लेख है। तीसरी में बताई दिया अभी, पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से संबंधित है। चौथी है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित है। और आपकी छठवीं अनुसूची है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनके प्रशासनिक क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान है उसमें। और 7वीं जो अनुसूची है उसमें संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है उसके बारे में उल्लेख है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और आपका अनुसूची 8 है उसमें भाषाओं के बारे में उल्लेख है, जैसे वर्तमान में 22 हैं, पहले 14 थी। और 9वीं अनुसूची जो संबंधित है वो भूमि सुधार से संबंधित है और जो पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी 1951 में। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है, जिसको 52वें संविधान के द्वारा जोड़ा गया संशोधन के द्वारा 1985 में। और 11वीं अनुसूची काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, पंचायतों से संबंधित है, 73वें संविधान से जोड़ा गया, 29 विषय हैं इसमें। और 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिकाओं से, इसको भी जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा और इसमें 18 विषय हैं। तो समझ लो आप अनुसूचियों को अच्छे से। अब देखो इसमें तीसरी ये सब पदाधिकारी हैं, इनकी शपथ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो एंड मैक्रो।
रेगनर फ्रिंस, आई फिशर, जेम्स टोबिन और गोल्ले। तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रेगनर फ्रिंस। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित योजनाओं में से किसका मसौदा एम एन रॉय द्वारा तैयार किया गया था, एम एन रॉय के द्वारा? बॉम्बे योजना, सर्वोदय योजना, कोलंबिया कार्यवाही योजना या पीपल्स योजना? तो देखो इसका सही जवाब है पीपल्स योजना। इसका जो मसौदा है एम एन रॉय द्वारा दिया गया था और युद्ध के बाद की भारतीय मजदूर संघ की पुनर्निर्माण समिति द्वारा यह मसौदा तैयार किया गया था। यानी पीपल्स योजना को एम एन रॉय द्वारा लिखा गया और युद्ध के बाद की भारतीय मजदूर संघ की पुनर्निर्माण समिति द्वारा मसौदा तैयार किया गया था। और योजना का उद्देश्य जो था इसका 10 वर्षों की अवधि के भीतर भारतीय लोगों के तात्कालिक बुनियादी जरूरतों को संतुष्टि प्रदान करना था। और देखो इस उद्देश्य को उत्पादन का विस्तार करके उत्पादित उत्पादों के समान वितरण को सुनिश्चित करके प्राप्त करना था। इसलिए यह योजना आर्थिक गतिविधियों के प्रयोग क्षेत्र में बढ़े हुए उत्पादन को निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सैप्रोफाइट यानी मृतोपजीवी है? मृतोपजीवी कौन सा है? तो देखो मृतोपजीवी तो ये कवक बैक्टीरिया वगैरह ही होते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी जो मृत जीव जंतु यानी वनस्पतियां होती हैं उन्हें गलने सड़ाने का काम यही करते हैं, कवक और बैक्टीरिया उन्हें नष्ट करते हैं, याद रखना। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव जैविक घटक के अंग हैं और पोषक के आधार पर जैविक घटकों को स्वपोषक, विषम पोषज और मृतोपजीवी यानी विघटक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखो उत्पादकों में सभी स्वपोषक जैसे पौधे शामिल होते हैं, उन्हें स्वपोषक कहा जाता है क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपने भोजन का उत्पादन स्वयं करते हैं। यानी किसी और पर ये निर्भर रहते नहीं हैं, अपना भोजन स्वयं करते हैं, तो उन्हें स्वपोषक कहा जाता है। और इसका नतीजा यह होता है कि खाद्य श्रृंखला में अन्य सभी उच्चतर जीव भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। और देखो उपभोक्ता या फिर विषम पोषक वे जीव होते हैं जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। और उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी और सर्वाहारी में विभाजित करते हैं। यानी तृतीय उपभोक्ता को कहते हैं सर्वाहारी। ठीक है, तो समझ सकते हैं। और विघटक के बारे में जानो, इसमें कवक और बैक्टीरिया जैसे मृतोपजीवी शामिल हैं। वे मृत और सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों पर पनपते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विघटक आवश्यक है, याद रख, क्योंकि अगर ये नहीं हो तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वे पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाने वाले पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित करने में मदद करते हैं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन देखो पूछा जाता है। UNFCCC की फुल फॉर्म तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसकी फुल फॉर्म है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन ऑप्शन में देखना है कब किया गया था। तो देखो इसमें ऑप्शन बी जो दिया हुआ है, रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरियो में 1952 में। ठीक है, आगे देखते हैं। दिल्ली के सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों को शासन के वर्षों की संख्या के अनुसार अब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो सबसे पहले ये देखना है कि सबसे पहले किसने शासन किया था कम समय तक। तो देखो इसे करने की कोशिश करते हैं कि देखो अब सभी को पता होगा सबसे कम टाइम तक तो खिलजी वंश रहा था, तो पहले स्थान पर तो 2 आएगा। उसके बाद सैयद वंश आएगा, सैयद वंश यानी 4 पर ये आएगा। उसके बाद आएगा लोधी वंश 5 आएगा और उसके बाद 1 आएगा। और सबसे अधिक टाइम तक रहा था तुगलक वंश। 2 4 5 1 3 देखना है, 2 4 5 1 3। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये इनका टाइम पीरियड भी जान लो। देखो गुलाम वंश रहा था 1206 से लेकर के 1290 तक, तो इसने 84 वर्ष शासन किया। उसके बाद खिलजी वंश रहा 1290 से 1320, इसने 30 वर्ष शासन किया। तुगलक वंश रहा 1320 से 1414 तक, इसने 94 वर्ष शासन किया। सैयद वंश रहा इसने 1414 से 1451 तक,
37 वर्ष तक शासन किया। लोधी वंश सबसे एंड में शासन किया इसने 1451 से 1526 तक, पानीपत के पहले युद्ध तक शासन किया। तो समझ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 है, अब निम्नलिखित में से किसने दूसरे कर्नाटक युद्ध के बाद पांडिचेरी की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं आप सभी को, अगर इस क्लास की आप सभी को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है M2M क्लासेज। टेलीग्राम पर जा कर के देख सकते हो इसकी पीडीएफ, और वीडियो भी मिल जाएगी वहीं पर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आप एक्स चलाते हो यानी ट्विटर चलाते हो तो ट्विटर पर भी इसकी वीडियो मिलेगी आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने दूसरे कर्नाटक युद्ध के बाद पांडिचेरी की संधि पर हस्ताक्षर किए। चार्ल्स रॉबर्ट गोदेहेउ, मार्किस जोसेफ क्रांकोइस डुप्लेक्स, कार्टिस बेनेट या एडमिरल ला बोर्दोनिस। ये पूछा है इसमें किसने दूसरे कर्नाटक युद्ध के बाद पांडिचेरी की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो देखो इसमें ये चार्ल्स रॉबर्ट गोदेहेउ जो हैं, इनके द्वारा जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54। इसके बाद डुप्लेक्स के स्थान पर चार्ल्स रॉबर्ट गोदेहेउ ने भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल का पदभार संभाला था, और इसने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कौन सी संधि पर? द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद पांडिचेरी की संधि पर। और गोदेहेउ ने अंग्रेजों से बातचीत की नीति अपनाई और उनके द्वारा पांडिचेरी की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अंग्रेज और फ्रांसीसी राजकुमारों के झगड़ों में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए सहमत हुए थे। इसके अलावा प्रत्येक पक्ष ने संधि के समय अपने वास्तविक कब्जे वाले क्षेत्रों पर ही अपना अधिकार स्वीकार किया था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अनेकांतवाद की अवधारणा संबंधित है। अनेकांतवाद की अवधारणा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। तो देखो ये जो अनेकांतवाद की अवधारणा है ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से। इसके बारे में जानते हैं कि अनेकांतवाद जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। मुख्यतः यह विचारों की बहुलता का सिद्धांत है, याद रखना, विचारों की बहुलता का। और अनेकांतवाद की मान्यता है कि अलग अलग लोग एक ही वास्तविकता के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचते हैं और इसलिए उनके आंशिक निष्कर्ष एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखो भिन्न भिन्न कोणों से देखने पर सत्य है, यानी भिन्न भिन्न कोणों से देखने पर सत्य और वास्तविकता भी अलग अलग प्रकार से समझ में आती है। अतः एक ही दृष्टिकोण से देखने पर पूर्ण सत्य नहीं जाना जा सकता है। अनेकांतवाद जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत एवं दर्शन है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। पारिस्थितिक अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पारिस्थितिक अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? देखो बताओ कौन से सही हो जाते हैं। देखो तो इसमें पहला है कि कोई समुदाय जो पर्यावरण के निकट संतुलन में है उसे चरम समुदाय कहा जाता है। यानी कोई जो समुदाय पर्यावरण के निकट संतुलन में है उसे चरम समुदाय कहा जाता है। तो ये पहला सही है। किसी दिए गए क्षेत्र की प्रजातियों की संरचना में क्रमिक और पूर्वानुमेय परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहा जाता है। दोबारा जानो इसे कि किसी दिए गए क्षेत्र की प्रजातियों की संरचना में क्रमिक और पूर्वानुमेय परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहा जाता है। तो ये भी ठीक है। समुदायों के संपूर्ण अनुक्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलते हैं उन्हें सेरे कहा जाता है। समुदायों के संपूर्ण अनुक्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलते हैं उन्हें सेरे कहा जाता है। तो ये तीनों ही सही हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में देखा जाए तो ये तीनों ही कथन सही हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं अब। अनुच्छेद 245 से 255 आमतौर पर किस केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं? देखो 3 प्रकार के संबंध हैं, सभी को पता होगा, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। तो इसमें ये पूछा है 245 से लेकर के 255 तक, संविधान के भाग 11 में है ये। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। विधायी संबंध जो है आर्टिकल 245 से 255 तक हैं और भाग 11 में। देखो भाग 11 में ही प्रशासनिक संबंध भी दिए हुए हैं जो आर्टिकल 256 से लेकर के 263 तक हैं, ये जो प्रशासनिक संबंध है। इसके बाद ये वित्तीय संबंध आते हैं और ये आर्टिकल 264 से लेकर के 300 तक हैं। 264 से लेकर के 300 तक ये पार्ट 12 में आते हैं। ये ऊपर वाले जो हैं ये तो पार्ट 11 में आएंगे संविधान के, और वित्तीय संबंध आते हैं पार्ट 12 में, याद रखना।
ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बता दिया मैंने आप सभी को। देखो आर्टिकल 249, संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में स्थित मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। याद रखना, राज्य सूची में स्थित मामलों के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है संसद को 249 आर्टिकल। और 250, संसद को राज्य सूची से संबंधित मामलों पर कानून बनाने के लिए अधिकार प्राप्त हो जाता है जब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लागू हो। याद रखना, आर्टिकल जब वो जो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लागू होता है तो आर्टिकल 250 कहता है कि संसद को राज्य सूची से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। और देखो 252 यह संसद को राज्यों की सहमति से 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, तो यह भी महत्वपूर्ण है, इस पर स्टार लगा लो। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा दिए जाने वाले किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है? जब राष्ट्रपति शासन की अवधारणा आवश्यकता हो, जब राष्ट्रीय आपात स्थिति में विधानसभा भंग आवश्यक हो, आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर, या जब वह इसकी आवश्यकता समझे। तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, यानी राज्यपाल का विशेष जो अभिभाषण होगा राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर होगा? आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में या फिर प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। देखो और इसमें डिटेल से कि आर्टिकल 176 राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण से संबंधित है। विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, प्रथम सत्र की शुरुआत में राज्यपाल विधानसभा को या राज्य के विधान परिषद दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे। इस तरह के अभिभाषण में संदर्भित मामलों की चर्चा के लिए समय की आवंटन के लिए सदन या सदन की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों द्वारा प्रावधान किया जाता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल का अभिभाषण के बारे में जान लो। आमतौर पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के अभिभाषण के रूप में संदर्भित वे एक संवैधानिक आवश्यकता है, याद रखना। और संविधान राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधायिका के बैठने की शक्ति देता है। विशेष शक्ति 2 अवसरों के संबंध में है। एक तो है आम चुनाव के बाद नए विधायिका के उद्घाटन सत्र को संबोधित करना, और दूसरा है प्रत्येक वर्ष विधायिका के पहले बैठक को संबोधित करना। और इस आवश्यकता को पूरा किए बिना नए या निरंतर विधायिका का एक सत्र शुरू नहीं हो सकता। जब संविधान लागू हुआ तो संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता थी। इसीलिए 1950 में अस्थायी संसद के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों सत्रों के लिए एक भाषण दिया। स्पीकर जी.बी. मावलंकर के सुझाव पर 1951 में पहले संवैधानिक संशोधन ने इस स्थिति को बदल दिया था। संवैधानिक आवश्यकता होने के अलावा राष्ट्रपति या राज्यपाल के अभिभाषण की उत्सुकता से देखा जाता है, क्योंकि यह सरकार के नीतिगत एजेंडों को रेखांकित करता है और मुद्दों को बताता है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित हैं। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित हैं। तो देखो ये तो पढ़ा होगा आपने कि बेरोजगारी और गरीबी के जो अनुमान आधारित है ना, वह NSSO के परिवारों के उपयोग व्यय के सर्वे पर आधारित हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, NSSO के परिवारों के उपयोग व्यय के सर्वे पर। देखो भारत में गरीबी और बेरोजगारी के अनुमान NSSO के द्वारा परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर आधारित हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन को 1950 में स्थायी सर्वेक्षण संगठन के रूप में स्थापित किया गया ताकि सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सहायता के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया जा सके। GNP और NNP के बीच का अंतर क्या होता है? GNP और NNP के बीच का अंतर बराबर होता है किसके? संगठित मुनाफे के, व्यक्तिगत कर के, स्थानांतरण भुगतान के, या मूल्यह्रास के। जो GNP और NNP के बीच का अंतर होता है ना, वो मूल्यह्रास के बराबर होता है, याद रखना। देखो GNP में किसी देश के नागरिकों के स्वामित्व वाले उत्पादन के कारकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल है, भले ही उत्पादन कहीं भी हो रहा हो। GNP माइनस NNP बराबर मूल्यह्रास आता है, ये फॉर्मूला है इसका। GNP में से अगर आप NNP को घटा दोगे तो मूल्यह्रास निकल करके आएगा, याद रखना। और देखो मूल्यह्रास वह राशि है जिसके द्वारा किसी निश्चित अवधि में किसी संपत्ति का मूल्य कम हो जाता है,
जैसे मान लो कि कोई वस्तु आपने 100 रुपये की खरीदी, 1 महीने बाद उसकी कीमत हो गई 80 रुपये, तो उसके जो 20 रुपये कम हो गए तो वही उसका मूल्यह्रास है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, अंडकोशिका, शुक्राणु या रक्त कोशिका? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, तो देखो ये सबसे लंबी होती है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन ए में सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंड कोशिका है। देखो सबसे लंबी कोशिका तंत्र कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका अंड कोशिका जिसे डिंब भी कहा जाता है, और शुक्राणु कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी है। देखो सबसे छोटी कौन सी है? शुक्राणु, सबसे बड़ी है अंड कोशिका और सबसे लंबी है तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो सीएनजी का प्राथमिक घटक क्या मीथेन है? तो सही है ये। तो यह एलपीजी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन करती है क्या? तो देखो आपने पढ़ा होगा कि ये जो एलपीजी की तुलना में देखा जाए तो ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन कम करती है, ना कि ज़्यादा करती है। एलपीजी में तो आपको पता होगा ब्यूटेन और प्रोपेन है, लेकिन ये जो सीएनजी है इसमें प्राथमिक घटक इसका क्या है? मीथेन। तो मीथेन तो कम ही करती है ग्रीन हाउस इनके मुकाबले, तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो गलत है वही पूछा है। और देखो सीएनजी का ऊष्मीय मान एलपीजी की तुलना में कम होता है, यानी ऊष्मा कम निकलती है इससे। और सीएनजी का उपयोग ऑटोमोबाइल के लिए एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में किया जाता है। तो देखो बाकी सभी सही हैं, बी जो है ये गलत है इसका। नेक्स्ट देखते हैं आप। मुगल शासन के तहत बाहरी तोपखाने को खाली जगह कहा जाता था। जो तोपखाना होता था बाहरी उसको क्या कहा जाता था? जरबजन, खसा, मीर तुजक, कजान। देखो हल्के में मत लेना, ये जो क्लास में क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम से संबंधित यानी इसी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इन्हें आप अच्छे से रट सकते हो। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है M2M क्लासेज। तो देखो मुगल शासन के तहत बाहरी तोपखाने को खाली जगह कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? कजान कहा जाता था। बाबर का तोपखाना 2 तरह का था, भारी और हल्का। जो भारी तोपखाना था उसको कजान यानी भारी कैनन कहा जाता था, जो लगभग 20 से 25 पाउंड की गेंदों को फायर करने में सक्षम था। और जबकि हल्के कैनन को जरबजान कहा जाता था। देखो भारी जो तोपखाना था उसको तो कहा जाता था कजान यानी भारी कैनन, और जो हल्का था उसको जरबजान कहा जाता था। जो चलनशील था, जो हल्का था और विभिन्न स्थानों पर ले जाया जा सकता था। प्रक्षेप के 3 से 4 पाउंड वजन का फायर करने में सक्षम था ये हल्का जो है। और कजान कजान जो होती थी ये बड़ी तोपें होती थी, और इनका इस्तेमाल किले और किलेनुमा स्थिति के खिलाफ किया जाता था। अकबर के अधीन बादशाह द्वारा शासित हाथियों को खास यानी विशेष कहा जाता था। अकबर के टाइम में बादशाह द्वारा जो शासित हाथी होते थे उसको खास या विशेष कहा जाता था, और अन्य सभी को 10, 20 या 30 के समूहों में व्यवस्थित किया जाता था जिन्हें हलक कहा जाता था। और देखो मीर तुजक नामक एक व्यक्ति था जिसकी जिम्मेदारी मार्ग की पहचान करना, मार्च तय करना, एक जगह का चयन करना, विभिन्न शिविरों और दुकानों की लाइनों का स्थल बनाना और आगे बढ़ना था। ये जो मीर तुजक था इसका कार्य था ये। क्वेश्चन नंबर 39 है। अब निम्नलिखित में से गुप्त साम्राज्य की राज्यसभा की कौन सी भाषा थी? जो गुप्त साम्राज्य में जो भाषा बोली जाती थी राज्यसभा में वो कौन सी थी? तो देखो ये थी संस्कृत। गुप्त टाइम में गुप्तों ने संस्कृत को अपनी राजभाषा की भाषा बनाया और अपने सभी दस्तावेज और शिलालेख उसी भाषा में लिखवाए। यहाँ तक कि बौद्ध लेखकों ने भी अपनी साहित्यिक रचनाओं के लिए संस्कृत को पाली की तुलना में प्राथमिकता दी। और कालिदास भारत के अब तक के सबसे महान संस्कृत कवि और नाटककार हुए हैं। गुप्त काल के टाइम में ही है या चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। और गुप्त काल के प्रसिद्ध लेखक विशाखदत्त गुप्त काल के एक और महान कवि नाटककार थे। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के प्रसिद्ध लेखक हरिसेन इस अवधि के एक और महान कवि थे। समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान फले फूले थे ये। और समुद्रगुप्त काल के एक और महान लेखक हुए शूद्रक। कौन हुए? शूद्रक, गुप्त काल के टाइम में। अब देखो खमसिन एक शुष्क उष्ण रेतीली स्थानीय हवा है, ये कहाँ पर चलती है? खमसिन जो है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है।
शुष्क उष्ण रेतीली स्थानीय हवा। देखो स्थानीय हवाओं के बारे में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसके बारे में भी पढ़ना चाहिए। खमसिन कहाँ पर चलती है? तो देखो खमसिन चलती है मिस्र में, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। खमसिन, चामसिन या हमसिन एक शुष्क उष्ण रेतीली हवा है जो मिस्र और इजराइल को प्रभावित करती है, क्योंकि ये इजराइल जो मिस्र से सीमा बनाता है, तो दोनों देशों में चलती है। और ये सूखी रेत से भरी हवाएं वसंत 50 दिन की अवधि में मिस्र में छिटपुट रूप से उड़ती हैं, इसलिए इन्हें अरबी में 50 कहा जाता है। क्या? 50। और देखो इस शब्द का उपयोग दक्षिणी लिवेंट, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन के लिए भी किया जाता है, और जहां यह घटना आंशिक रूप से भिन्न होती है ये वसंत और शरद ऋतु में होती है, फिलिस्तीन, इजराइल और जॉर्डन में। नेक्स्ट देखो भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? लौह अयस्क का कर्नाटक, गोवा, झारखंड और ओडिशा में। तो देखो लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन होता है भारत में ओडिशा में, ठीक है। और भारत के लौह अयस्क उत्पादन में आधे से अधिक ओडिशा का योगदान है। 2019-20 के अनुसार देखा जाए तो 120 मिलियन टन का उत्पादन किया अकेले ओडिशा ने। निम्नलिखित में से किसने निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान की विशिष्ट लक्षण के रूप में वर्णित किया है? किसने निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान की विशिष्ट लक्षण के रूप में निर्देशित किया है? तो देखो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान के विशिष्ट लक्षण कहा है, याद रखना। देखो मौलिक सिद्धांतों के साथ साथ भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में संविधान का दर्शन शामिल है। भीमराव अंबेडकर का यानी संविधान का, दोबारा देखो मौलिक सिद्धांतों के साथ साथ भीमराव अंबेडकर थे मौलिक अधिकारों में संविधान का दर्शन शामिल है और यह संविधान की आत्मा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन सिद्धांतों को भारतीय संविधान की अद्भुत विशेषता के रूप में वर्णित किया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक प्रतिपादित किया गया है। भाग 4 में ग्रोनविले ऑस्टिन ने निर्देशात्मक सिद्धांतों यानी नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान का विवेक बताया है। किसने? ग्रोनविल ऑस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा अनुच्छेद आपातकाल उद्घोषणा के प्रभाव से संबंधित है? आपातकाल से। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 353। आर्टिकल 353 आपातकाल की घोषणा के प्रभाव के प्रावधानों से संबंधित है। 352 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हों कि गंभीर आपातकाल की स्थिति है जिसके अंतर्गत भारत या उसके किसी भी भाग की सुरक्षा को खतरा है, चाहे युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, वह इसकी घोषणा कर सकते हैं और संपूर्ण भारत के संबंध में या उसके क्षेत्र के उस भाग के संबंध में जो कि उद्घोषणा में निर्दिष्ट किया जा सकता है। देखो राष्ट्रपति आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है या तो संपूर्ण भारत में लागू हो सकता है या भारत के किसी भी क्षेत्र में लागू हो सकता है, याद रखना। और अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ प्रत्येक राज्य की रक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा। किसमें कहा गया है? 355 में कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ प्रत्येक राज्य की रक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हर राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। राज्यों में संवैधानिक ढांचे की विफलता के मामले में अनुच्छेद 356 प्रावधानों से संबंधित है। राज्यों में संवैधानिक ढांचे की विफलता यानी जो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगता है उससे संबंधित है 356 आर्टिकल। नेक्स्ट देखो, अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रमुख योगदान करता है? तो देखो इन सभी में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है अम्ल वर्षा के लिए? देखो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी शामिल हैं इसमें। तो इसमें सबसे अधिक योगदान किसका है? सल्फर डाइऑक्साइड का। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। उत्सर्जन, अम्लीय वर्षा और वायुमंडलीय पार्टिकुलेट का अग्रदूत है। सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रमुख वायु प्रदूषक है और मानव स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है ये जो है। और इसके अलावा वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड पौधे के समुदायों के साथ साथ पशु जीवन के लिए उपर्युक्त आवास क्षमता को भी प्रभावित करती है, तो काफ़ी हानिकारक होती है और इसका प्रभाव ताजमहल पर भी देखा जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 45 है, सबसे कम उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे कम उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र, देखो महासागर है, वन है, घास है, ये तो काफी महत्वपूर्ण है इसके लिए। लेकिन ये जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान सबसे कम उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में गिने जाते हैं, याद रखना। देखो वैश्विक स्तर पर प्राथमिक उत्पादक के पैटर्न स्थानिक और अस्थायी रूप से भिन्न होते हैं। कम उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र वे हैं जो रेगिस्तान में गर्मी और पानी द्वारा निर्मित होते हैं। सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र उच्च तापमान, भरपूर पानी और बहुत सारे उपलब्ध मिट्टी, नाइट्रोजन वाले सिस्टम है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड की 3 श्रेणियों में से नहीं है? संख्याओं का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड, आयतन का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। देखो पिरामिडों के बारे में आपने पढ़ा होगा। संख्या का पिरामिड भी बनता है उल्टा सीधा दोनों प्रकार से, बायोमास का पिरामिड बनता है उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का। लेकिन ये ऊर्जा का या उत्पादकता ये जो पिरामिड है ये ओनली सीधा बनता है। तो ये 3 प्रकार के पिरामिड हैं। लेकिन ये जो आयतन का पिरामिड है ये कहीं भी नहीं है इसमें। पारिस्थितिकी जो पिरामिड है 3 है, संख्या, बायोमास और ऊर्जा का। देखो संख्या का पिरामिड मैंने ये सब कुछ बता दिया आप सभी को। ये खाद्य श्रृंखला के विभिन्न ट्रॉफिक स्तरों पर अलग अलग जीवों की संख्या को दर्शाता है। बायोमास का पिरामिड किसी भी समय उपस्थित खाद्य श्रृंखला के सदस्यों का बायोमास का पिरामिड बनाता है। और ये जो ऊर्जा का पिरामिड है, जब ऊर्जा के संदर्भ में उत्पादन पर विचार किया जाता है तो पिरामिड प्रत्येक स्तर पर न केवल ऊर्जा प्रवाह की मात्रा बल्कि ऊर्जा के हस्तांतरण में विभिन्न जीवों की वास्तविक भूमिका को भी इंगित करता है। मानव रक्त समूह तंत्र के आविष्कारक थे। मानव रक्त समूह के आविष्कारक कौन थे? तो देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये थे कार्ल लैंड स्टीनर, रक्त समूह के आविष्कारक। देखो इसमें अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन जीव वैज्ञानिक ने 1901 में रक्त समूह तंत्र की खोज की थी। उन्होंने एबीओ रक्त समूह का आविष्कार किया था। एबीओ का आपको पता होगा 4 प्रकार के रक्त समूह हैं, जैसे ए, बी और AB और O, ठीक है। और इस वर्गीकरण में बाद में सुधारा गया। विलियम हॉर्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का आविष्कार किया। विलियम हॉर्वे रक्त परिसंचरण तंत्र। सूफीवाद में पीर द्वारा नामित एक उत्तराधिकारी को कहा जाता था। जो सूफीवाद में पीर द्वारा नामित एक उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? ख्वाजा, वली, उलेमा या शेख? तो देखो ये कहा जाता था वली। देखो इसमें जानते हैं कि सूफियों को अलग अलग सिलसिलों यानी आदेशों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक सिलसिले का अपना स्वयं का पीर यानी गाइड था, जिसे ख्वाजा या शेख कहा जाता था। और पीर उनके शिष्य एक खानकाह यानी धर्मशाला में रहते थे। खानकाह का नाम क्या है? धर्मशाला को ही खानकाह कहा जाता था। और ये पीर और उनके शिष्य रहते थे उसमें। एक पीर अपने काम को अंजाम देने के लिए शिष्यों से एक उत्तराधिकारी या वली को नामित करता था। पीर के द्वारा नामित किया जाता था ये उत्तराधिकारी, या फिर इसे वली कह सकते हो। और सूफियों ने रहस्यमय परमानंद को जगाने के लिए समा यानी पवित्र गीतों का पाठ का आयोजन किया था। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में से कौन सा प्रबुद्ध भारत समाचार पत्र से जुड़ा था? प्रबुद्ध भारत समाचार पत्र से। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रबुद्ध भारत समाचार पत्र जो था उससे जुड़े थे। 1956 में प्रबुद्ध भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जनता का नाम बदलकर प्रबुद्ध भारत कर दिया था। और इस पंक्ति के बाद प्रबुद्ध भारत की ओर बढ़ने के अपने दृष्टिकोण को प्रकट किया। अंबेडकर के अन्य समाचार पत्र भी हैं, जैसे मूक नायक है, ये पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये बहिष्कृत भारत भी पूछा जाता है, समता भी पूछा जाता है, और जनता। देखो मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और जनता, ये अंबेडकर के महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं। इसके अलावा प्रबुद्ध भारत भी है, प्रबुद्ध भारत भी। आज का लास्ट क्वेश्चन है तो इसे देख लेते हैं। पृथ्वी पर कोरियोलिस बल के कारण होने वाली क्षैतिज विक्षेपण प्रभाव। पृथ्वी पर कोरियोलिस बल के कारण होने वाला क्षैतिज विक्षेपण प्रभाव क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर समान रूप से विपरीत है क्या? पृथ्वी के केंद्र के पास अधिक है, क्योंकि जब यह ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तब घटता जाता है, या ध्रुवों पर अधिक है, या भूमध्य रेखा के पास अधिक है?
तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी पर कोरियोलिस बल के बारे में बात की जाए तो यह ध्रुवों पर अधिक होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखो कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर, यानी यात्रा की दिशा के संबंध में पृथ्वी की सतह पर वस्तुओं को ले जाने का कारण बनता है। और ध्रुवों के पास क्षैतिज विक्षेपण प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि एक स्थानीय ऊर्ध्वाधर अक्ष में प्रभावी गुणन दर सबसे अधिक होती है और भूमध्य रेखा पर 0 तक घट जाती है। दोबारा देखो इसे, ध्रुवों के पास क्षैतिज विक्षेपण प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि एक स्थानीय ऊर्ध्वाधर अक्ष में प्रभावी गुणन दर सबसे अधिक होती है और भूमध्य रेखा पर यह 0 हो जाती है। तो समझ सकते हो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है ये। कोरियोलिस बल के कारण जो क्षैतिज विक्षेपण प्रभाव होता है पृथ्वी पर, वो ध्रुवों पर अधिक होता है, याद रखना। तो दोस्तों प्रतिशत 6 आज का कंप्लीट होता है। जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे मैंने आप सभी के सामने। बताना है कैसे लगे क्वेश्चन, क्या कुछ सीखने को मिला। अगर अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के बीच लाइक शेयर भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस क्लास से जोड़ना। आगे प्रतिशत आएगा, साथ इसी तरह से आते रहेंगे। और देखो सुबह करंट अफेयर्स की क्लास आती है आपके सामने, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उसमें दिया जाता है। उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। सुबह 6:30 बजे होती है, तकरीबन 10 से 15 मिनट की क्लास होती है और उसमें 100+ क्वेश्चन हो जाते हैं आपके लिए। और डेली की जो महत्वपूर्ण न्यूज़ें होती हैं उसमें सभी आपके सामने रहती हैं। तो उस क्लास को लेना ना भूलना आप सभी। 6:30 बजे सुबह डेली होती है, डेली करंट अफेयर्स की। तो अब कल अगले प्रतिशत में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहो। बाय।